मांगा ब्रेकडाउन हिंदी में आपका स्वागत है। एक फुल मून वाली रात के नीचे होराइजन पर एक बहुत बड़ा कैसल दिखाई देता है। कैसल के अंदर एक ग्रूसम सीन है जो एक खूनी बैटल के बाद का मंजार दिखा रहा है। हर तरफ खून से लाटपाट बॉडीज बिखरी हुई हैं, जबकि एक गुस्से भरी आवाज परपेट्रेटर रविश बिंदिका को स्टेन ऑफ डिसग्रेस, शर्मिंदगी का धब्बा कहती है। लाशों से भरे एक बड़े हॉल के बीच में एक सर्वाइवर बुरी तरह जख्मी हालत में घुटनों पर बैठा है और कमजोरी से पूछ रहा है कि क्या किलर को लगता है कि वो इस मैसेकर कटले आम के कॉन्सिक्वेंसेस से बच पाएगा। रविश बिंदिका उस सर्वाइवर के ऊपर खड़ा है, एक यंगमैन जिसके डिमोनिक फीचर्स और लाल सींग रेड हॉर्न्स हैं। वो नफरत से जवाब देता है कि वो हिल्ट फैमिली की करतूतों से पूरी तरह वाकिफ था और मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उन्हें लगा था कि उनके क्राइम सीक्रेट रहेंगे। रविश इसे मैसेकर कहने से मना कर देता है और अपना खून से भरा फिस्ट भिजते हुए कहता है कि जो उसने किया वो और कुछ नहीं बल्कि एक डिजर्व्ड एग्जीक्यूशन, सजाए मौत था। फिर वो एक मजबूत आवाज में डिक्लेयर करता है कि एग्जीक्यूशन बेंदिका फैमिली के नाम पर किया गया है। जब उसके रिजॉल्व के सबूत के तौर पर उसके चारों तरफ पर्पल पावर की ऑरा चमकती है, तब हॉल में दर्द की एक आखिरी चीख गूंजती है जो आखिरी सर्वाइवर के खत्मे और इवेंट्स के एक नए चैप्टर की शुरुआत का ऐलान करती है। बाद में राविस एक दूसरे हॉल में जंजीरों चेन्स में बंधा दिखाई देता है, जहां एक दूसरा शख्स उसे फटकार लगाता है। उसे एक मिजरेबल फूल कहता है जिसे अपनी लिमिट्स नहीं पता। वो आवाज रिवील करती है कि उसने राविस को बिट्रायल का सबूत लाने का ऑर्डर दिया था, न कि पूरी फैमिली को खत्म करने का। वो आवाज उस पर डीमन वर्ल्ड के ऑर्डर को डिस्टेबलाइज करने का इल्जाम लगाती है। पता चलता है कि उस आवाज का मालिक गमादियर बेंदिका है, डीमन किंग और राविस का बाप, जो सख्ती से अपने बेटे को बताता है कि इस बार उसने हद पार कर दी है। राविस अपनी शैकल्स में लटका हुआ प्रोटेस्ट करता है कि हिल्ट फैमिली के बिट्रायल के सबूत सबके सामने साफ थे और उसका बाप खुद जानता था कि वो ऐसे लोग थे जिनसे किसी भले की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वो गुस्से में आगे कहता है कि उनके क्राइम्स को इसलिए नजरअंदाज किया गया क्योंकि कुछ एल्डरली साइकोफेंस चापलूस उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिस वजह से सबूत होने के बावजूद उन्हें सजा नहीं मिली। वो कड़वाहट से पूछता है कि कितने क्राइम्स को इग्नोर किया गया, जबकि कुछ मिस्टीरियस हुडेड फिगर्स उसे दूर से देख रहे होते हैं। किंग अपने बेटे की लॉजिक को रिजेक्ट करते हैं और समझाते हैं कि एग्जीक्यूशन के भी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स होते हैं जहां रविस के ट्रिवियल पर्सनल जजमेंट्स की कोई जगह नहीं है। रविस प्रोसीजर्स और एग्जीक्यूशन के आइडिया का मजाक उड़ाता है और मौजूदा करप्शन को देखते हुए इन बातों को रिडिकुलस कहता है। वो चिल्लेते हुए कहता है कि डीमन वर्ल्ड में सर्वाइवल का लॉ सिंपल और क्लियर है, डार्कनेस इज स्वॉलोड बाय डीपर डार्कनेस। फिर वो अपने बाप ग्रेट डीमन किंग को एड्रेस करते हुए उन्हें ब्लेम करता है कि वो हिल्ट फैमिली की इस ऑब्वियस डार्कनेस को खत्म नहीं कर पाए। वो और आगे बढ़कर सवाल करता है कि उन्हें डीमन वर्ल्ड का किंग कैसे कहा जा सकता है जबकि नोबल्स वहां के लॉस और सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। किंग अपने बेटे को रिग्रेट के साथ देखते हैं, उसकी सोच को नाइवे और शॉर्ट साइटेड बताते हैं और उसे एक असली फूल मानते हैं। रविस अपनी पोजीशन को स्ट्रांगली डिफेंड करता है और समझाता है कि रूलिंग बेंदिका फैमिली का सर्वाइवल हिल्ट फैमिली के खत्मे पर डिपेंड करता है क्योंकि वो थ्रोन चुनने के लिए हर तरह के गुनाह करते हैं। वो अपने बाप से पूछता है कि क्या यही असली वजह नहीं थी कि उन्होंने उसे पहले एक इन्वेस्टिगेटर बनाकर भेजा था। वो उन बजदिलों कवर्ड्स को ब्लेम करता है जो हिल्ट फैमिली के पीछे छुपते हैं और रम्पंट करप्शन को नजरअंदाज करते हैं। एक छोटी खामोशी के बाद किंग मायूसी में ठंडी आह भरते हैं, ये रियलाइज करते हुए कि अपने जिद्दी बेटे को उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझाने का कोई फायदा नहीं है। फिर उनका बाप आगे बढ़ता है और रविस को बताता है कि उसकी पनिशमेंट का फैसला 12 ब्लैक सीट्स की सहमति से पहले ही लिया जा चुका है, जो रविस को सरप्राइज कर देता है क्योंकि उसने पनिशमेंट लफ्ज की उम्मीद नहीं की थी। बेंदिका किंग लाउडली फाइनल वर्डिक्ट अनाउंस करते हैं जो है रविस बेंदिका का ह्यूमन वर्ल्ड में एग्जाइल देश निकाला, डीमन वर्ल्ड के लॉस तोड़ने और हिल्ट फैमिली का मैसेकर करने के लिए। राविस वेडिक्ट की सिवेरिटी से शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके बाप ने सच में उसे ह्यूमन वर्ल्ड में एग्जाइल करने का इरादा किया है और वो हैरानी में पूछता है कि क्या वो अपने डिसीजन को लेकर सीरियस है। किंग कंफर्म करते हैं कि रविस को ह्यूमन वर्ल्ड में अपने गुनाहों की कीमत चुकानी होगी, जहां उसकी पावर्स को सील कर दिया जाएगा ताकि वो वहां बेंदिका फैमिली की असली डिग्निटी सीख सके। रविस अपने बाप से गिड़गिड़ाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि भले ही उसने हिल्ट फैमिली के मेंबर्स को मारा है पर उसने उनकी सोल्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया। ये सेंटेंस को हल्का करने की एक डेस्परेट कोशिश थी। किंग उसकी प्लीज को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और हुडेड सोर्सरर्स को सेंटेंस तुरंत एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देते हैं और वो एक चमकता हुआ मैजिक सर्कल बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मैजिक सर्कल की चमक तेज होती है, रविस अपनी जंजीरों से वायलेंटली रेजिस्ट करता है, चिल्लेट हुए कि वो इस अनजस्ट पनिशमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। पर उसकी कोशिशें बेकार जाती हैं। जैसे ही स्पेल कंप्लीट होता है, रविस दर्द की एक तेज चीख निकलता है,
तभी एक सोर्सर उसके पास आता है और मजाक उड़ाते हुए उसके कान में फुसफुसाता है कि वो अपना वक्त एंजॉय करे। उसे प्रिंस हु ब्रॉट शेम टू फैमिली कहता है। वो रविश को बताता है कि उसकी एब्सेंस में वो उसकी जगह का अच्छे से ख्याल रखेगा, जिससे रविश को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रांजिशन से पहले आखिरी मोमेंट्स में उसे गालियां देता है। स्पेल की पावर तेज हो जाती है और पर्पल एनर्जी के एक फ्लैश में रविश की बॉडी पूरी तरह गैब हो जाती है और वो डीमन वर्ल्ड के कोर्टरूम से डिसअपियर हो जाता है। फिर राविस बंदिका के खिलाफ इशू की गई सेंटेंस की कंडीशन सामने आती हैं, जो डिक्टेट करती हैं कि उसे स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में एग्जाइल किया जाता है। पहला, जिस ह्यूमन बॉडी में वो रहेगा उसे उसकी लाइफ फेटफुली जीनी होगी। दूसरा, उसे अपनी खुद की जान लेने सुसाइड की मनाही है। और तीसरा, उसे किसी भी ह्यूमन को मारने से रोका गया है और इनमें से किसी भी लॉ का ब्रीच उसकी सोल की डिस्ट्रक्शन का सबब बनेगा। ह्यूमन वर्ल्ड में एक यंग मैन अचानक अपने बेड पर उठ जाता है, ऐसे सांस फूल रही है जैसे किसी हॉरिफिक नाइटमेयर से जगा हो। वो यंग मैन बिविल्डरमेंट हैरानी की स्टेट में बैठा है, अपने हाथों को और अपने चारों तरफ के बेड को देख रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। वो मायूसी में अपना सर पकड़ लेता है, गुस्से में रियलाइज करते हुए कि वो सच में ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया है। एक ह्यूमन बॉडी में फैंस होने की वजह से वो बम्बी नाम के शख्स के खिलाफ रिजेंटमेंट नफरत से भर जाता है, जिसने उसे बिट्रे किया था, और कसम खाता है कि जैसे ही वो अपनी दुनिया में वापस जाएगा, सबसे पहले बदले में उसके सिंह होंज उखाड़ देगा। अचानक उसे अपनी नई ह्यूमन बॉडी में एक तेज दर्द महसूस होता है और वो इस कमजोरी और दर्द की वजह पूछता है। वो अपने नए रूप को फिर से देखता है, अफसोस करते हुए कि वो इस कमजोर फ्रेल बॉडी का कैरी बन गया है। वो मजाक में सोचता है कि हिल्ट फैमिली आखिर तक सिर्फ यूजलेस लोगों का एक ग्रुप थी। फिर उसे इस अजीब दुनिया में सांस लेने में तकलीफ होती है और वो विश करता है कि काश उसे आसपास कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां सल्फर बहता हो, ताकि उसे थोड़ा सुकून मिले। उसकी सोच को कमरे के दरवाजे से आती एक आवाज टोक देती है। जब वो मुड़ता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसे बुला रही है। तो वो उसे गहरी कंफ्यूजन में देखता है। लड़की उसकी तरफ भागती है और उसे जोर से गले लगा लेती है, अपनी रिलीफ एक्सप्रेस करते हुए कि आखिरकार वो होश में आ गया। उसे बताती है कि उसने सोचा था कि वो अब कभी नहीं जगेगा। राविस अपने मन में सवाल करता है कि ये लड़की कौन है और कंक्लूड करता है कि ये जरूर इस बॉडी के ओनर की कोई रिलेटिव होगी। इस बीच दरवाजे पर एक और औरत आती है जो उसे मिन्हो कहकर बुलाती है, जिससे उसकी ह्यूमन बॉडी की आइडेंटिटी रिवील होती है। वो औरत अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है और रोने लगती है। उसके जागने पर गहरी ग्रैटिट्यूड जाहिर करती है और उस दर्द के लिए माफी मांगती है जो उसने सहा होगा। रविस खुद को कंफ्यूज पता है, सिचुएशन को समझने या बिहेव करने में असमर्थ। उसे याद आता है जो यू से बताया गया था कि ह्यूमन वर्ल्ड 3 बड़े हेल्स में से एक है, और वो चिंता में सोचता है कि क्या वो सच में इस जगह रह पाएगा। एक आदमी कमरे में एंटर करता है जो उस ह्यूमन बॉडी का बाप लग रहा है, और उसकी बीवी तुरंत उसे बताती है कि मिन्हो अभी जगह है। एक ठंडी और इमोशनलेस नजर के साथ वो आदमी अपने बेटे को उठने और अगले दिन स्कूल जाने की तैयारी करने का ऑर्डर देता है, उसे याद दिलाते हुए कि वो एक हफ्ते से बेड पर था और उसे बहुत कुछ कवर करना है। माँ धीरे से ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करती है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि मिन्हो की कंडीशन शायद अभी अनस्टेबल हो, पर उसका पति उसकी बात काट देता है, ये मानते हुए कि उसका जाग जाना ही काफी है नॉर्मल लाइफ में वापस लौटने के लिए। लड़की उससे चिंता में पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर राविस अपने पेरेंट्स को जाते हुए देखता है। उनके चारों तरफ एक डार्क और अजीब ऑरा महसूस करता है जो उसे शॉक्ड और कंफ्यूज कर देता है। किसी अजीब वजह से रविस उस आदमी की क्रूअल्टी की तारीफ करता है जो अपने नेचर में डीमंस जैसा लगता है। वो हैरानी से सोचता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में भी डिमोनिक नेचर वाले ह्यूमंस होते हैं। लड़की उसके अजीब फेशियल एक्सप्रेशंस नोटिस करती है और उसे हिचकिचाते हुए बुलाती है। राविस को रियलाइज होता है कि उस क्रूअल नेचर के लिए उसकी एडमिरेशन इनवॉलंटरी अपने आप थी, पर वो जल्द ही अपनी सीरियसनेस वापस पा लेता है और डिसाइड करता है कि उसे तब तक बहुत केयरफुल रहना होगा जब तक ओरिजिनल बॉडी ओनर की यादें उसे वापस ना मिल जाएं। अगले दिन वो एक बड़ी बिल्डिंग के सामने होता है और वो औरत उसे बताती है कि वो पहुंच गए हैं। तो रविस हैरानी से पूछता है कि क्या इसी जगह को स्कूल कहते हैं। औरत उसे कहती है कि अगर क्लासेस के दौरान उसे थकान महसूस हो तो यूज कॉल करें, और जब वो येस में जवाब देता है तो वो यूज जाते हुए देखती है और फिर निकल जाती है। जैसे ही वो स्कूल एंट्रेंस की तरफ चलता है, उसे याद आता है कि उसने 600 साल पहले डीमन वर्ल्ड के एक स्कूल में पढ़ा था। उसे इस ख्याल से बहुत नफरत महसूस होती है कि उसे अपनी इस एडवांस स्टेज में एक ह्यूमन स्कूल अटेंड करना पड़ रहा है। अपने आप को कंफर्म करते हुए कि ये सिचुएशन किसी हेल से कम नहीं है, वो फिर से मानता है कि ह्यूमन वर्ल्ड वाकई हेल है, क्योंकि उसकी नजर में ह्यूमंस मॉर्टल बींग्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा 100 साल से ज्यादा नहीं जीते। फिर वो अपनी क्लासरूम में एंटर करता है।
वो अपनी सीट पर बैठता है और एक डिसाइसिव फैसला लेता है कि इस दुनिया में खामोशी से रहेगा ताकि उसकी सोल डिस्ट्रॉय होने से बच जाए। हालांकि वो अपने अल्टीमेट गोल को नहीं भूला है। उसे लगता है कि हिल्ट फैमिली को खत्म करके उसने थोड़ा वक्त खरीद लिया है और अब उसे बस डीमन वर्ल्ड वापस लौटने और अपने बाप की पोजीशन इनहेरिट करने का रास्ता ढूंढना है। ये सब अपनी रॉयल फैमिली, बंदिका फैमिली को खत्म होने से बचाने के लिए। जब राविस अपनी सीट पर बैठकर अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, दो स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं, जिनमें से एक उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी लंबी एब्सेंस का जिक्र करता है। तो राविस उन्हें ध्यान से देखता है, उनकी आइडेंटिटी के बारे में सोचते हुए। ब्लॉन्ड बालों वाला स्टूडेंट राविस का शोल्डर जोर से पकड़ता है और पूछता है कि क्या वो ओवरड्यू मेंबरशिप फीस लाया है। उस मोमेंट पर मिनो की बॉडी डर के मारे इनवॉलंटरीली रिएक्ट करती है, जो राविस को सरप्राइज कर देता है। उसे रियलाइज होता है कि बॉडी ने अपने आप एक्ट किया। कुछ पुरानी यादें उसके दिमाग में चमकती हैं, जो दिखाती हैं कि कैसे इन्हीं स्टूडेंट्स ने ओरिजिनल बॉडी ओनर मिन्हो को पीटा और इंसल्ट किया था। तब राविस को सच्चाई समझ आती है। जगने पर उसे अपनी पूरी बॉडी में जो दर्द महसूस हो रहा था, वो इन बस्टर्ड्स के असॉल्ट का नतीजा था। बुल्ली अपनी मौकरी कंटिन्यू रखता है, पूछ रहा है कि मिनो अपने दोस्तों के बीच इतना डर क्यों रहा है, उसे पहले से ज्यादा पैथेटिक कह रहा है। बुल्ली अपना हाथ राविस के सर पर एक जलील करने वाले अंदाज में रखता है और कहता है कि उन्हें एक दूसरे को खुशी से मिलना चाहिए था। फिर दोस्ती के नाम पर तुरंत मेंबरशिप फीस मांगता है। राविस अंदर ही अंदर गुस्से से उबाल रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक मामूली इंसान उसे इस तरह छूने और मारने की हिम्मत कर रहा है, जबकि वो डीमंस का प्रिंस है। उसे डीमन वर्ल्ड का एक पुराना लेसन याद आता है, जहां उसकी टीचर ह्यूमंस के बारे में समझा रही थी, उन्हें वुल्गर क्रीचर्स कहते हुए, जिन्हें बिना हॉर्न्स के देखना भयानक लगता है। टीचर ने कंक्लूड किया था कि ह्यूमंस एक बेवकूफ रेस हैं, जो एक ही वक्त में डीमंस और एंजल्स दोनों की पूजा करते हैं, जो उनकी जहालत दिखाता है। उस मेमोरी में यंग राविस ने कमेंट किया था कि इन स्टूपिड क्रीचर्स को जला देना चाहिए, और उसकी टीचर ने उसे स्ट्रांगली सपोर्ट किया था। टीचर ने ऑर्डर दिया था, अगर कभी ह्यूमन से सामना हो तो उनकी वल्गैरिटी को बिना किसी रहम के कुचल देना। प्रेजेंट में वापस आते हुए, जब बुल्ली का हाथ अभी भी उसके सर पर है, राविस गुस्से से भर जाता है। एक क्विक मोशन में राविस बुल्ली का हाथ पकड़ता है और उसका सर जोर से डेस्क की सरफेस पर दे मारता है। बुल्ली दर्द से चीखता है, जबकि राविस सोचता है कि ह्यूमंस वाकई स्टूपिड है। बाकी स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं, जबकि दूसरा बुल्ली गुस्से में उसके चेहरे पर चिल्लाता है कि क्या वो पागल हो गया है। अचानक रविस को कुछ अजीब महसूस होता है और उसकी आंख लाल चमकती है। वो रियलाइज करता है कि उसकी मैजिक पावर जो सील होनी चाहिए थी, उसने रिएक्ट किया है। बुल्ली उसे जान से मारने की धमकी देता है। जब वो पूंछ मारने की कोशिश करता है तो रविस एक अमेजिंग चीज नोटिस करता है। ह्यूमन से निकलने वाली कर्सेस और ईवल उसकी मैजिक पावर को स्टिमुलेट करती हैं। इस नए लिंक को समझते हुए राविस आसानी से पूंछ से बचता है और बुल्ली के चेहरे पर एक पावरफुल पूंछ मारता है। बुल्ली हवा में उड़ता हुआ जमीन पर गिर जाता है, जबकि क्लास हैरानी में खड़ी रहती है। राविस अपने हाथ को देखता है, ये सोचते हुए कि सील होने के बावजूद उसकी पावर कैसे काम कर रही है। वो कंक्लूड करता है कि भले ही वो ह्यूमन बॉडी में है, उसकी मैजिक पावर अभी भी आसपास की बुराई ईवल पर रिएक्ट करती है। शॉक्ड स्टूडेंट्स मीनो को देखते हैं, हैरानी में सोचते हुए कि क्या ये वही कमजोर इंसान है जिसे वो जानते थे। दूसरा बुल्ली अपने दोस्त को पिता हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है। वो एक चेयर उठाता है और राविस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। एक चश्मे वाला स्टूडेंट मिनो को पीछे से आने वाले खतरे के लिए वार्न करता है, तो राविस शांति से मुड़ता है और चेयर पहुंचने से पहले ही अटैकर को एक क्विक ब्लो मारता है और वो भी दर्द में गिर जाता है। राविस उसके सामने खड़ा होकर उसका मजाक उड़ाता है। वो बुल्ली को एक पावरफुल किक मारता है। उस मोमेंट पर उसके दिमाग में उसकी माँ की इमेज आती है, एक ऐसी डीमोनेस जिसके पास बहुत पावर थी, और उसे एक स्टार्टलिंग सच्चाई रियलाइज होती है। ह्यूमन कर्सेस का सोर्स जो उसकी पावर को फीड कर रहा है, वो उसकी माँ खुद है। क्लासरूम में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि दो बुलीज तेवू और सुन यून बेहोश पड़े हैं। रविस अपने मन में अपने बाप से कहता है कि भले ही उनका ऑर्डर शांति से रहने का था, पर ये रूल उसके लिए सूटेबल नहीं है। फिर वो बाकी स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ता है और उन्हें धमकी भरे टोन में पूछता है कि क्या कोई और है जो उसकी इंसल्ट करके ऐसे ही अंजाम भुगतना चाहता है। उसके पीछे एक डार्क डीमन ऑरा दिखाई देती है, जो उसकी धमकी की सीरियसनेस कंफर्म करती है। बाकी स्टूडेंट्स डर में हैं, खासकर वो चश्मे वाला लड़का जो हैरान है कि मिन्हो इतना स्ट्रांग कब से हो गया। वो लड़का रविस के पास आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। रविस को लगता है कि ये लड़का उसका सर्वेंट बनने के लिए परफेक्ट है, पर वो अपना इरादा छुपाकर सिर्फ आई एम फाइन कहता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो चश्मे वाला लड़का मिन्हो की तारीफ करता है और एक अजीब सवाल पूछता है कि क्या वो किसी दूसरी दुनिया से रिइंकार्नेट होकर आया है।
रविश थोड़ा चिंता में पड़ जाता है कि क्या इसने उसका सच जान लिया है। लड़का अनजाने में गेसिंग गेम खेल रहा है कि शायद वो मूरिम वर्ल्ड से आया है या किसी वीडियो गेम से। रविश को अपनी पुरानी बातें याद आती हैं जब बम्बी ने उसे वार्न किया था कि ह्यूमंस को मत मारना क्योंकि उसकी पनिशमेंट सोल का एनिहिलेशन है। बम्बी ने समझाया था कि डीमंस डेथ के ओवरसीयर्स होते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी होती है। राविस तब इन बातों को सीरियसली नहीं लेता था, ये मानते हुए कि उसे कभी ह्यूमन वर्ल्ड आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रेजेंट में राविस डिलेमा में है कि अगर वो ह्यूमंस को मार नहीं सकता तो उन्हें चुप कैसे कराएगा। वो चश्मे वाला लड़का उसे बताता है कि उसने देखा है कि मिन्नो ने कितना सहा है और उसने बस अपना गुस्सा निकाला है। राविस को रिलीफ महसूस होता है कि उसका सच नहीं खुला। रात को रविस अपने कमरे में सोचता है कि कैसे उसने अपने सील में एक लूप होल ढूंढ लिया है कि इंसल्ट से उसकी पावर बढ़ती है। पर तभी उसे तेज दर्द होता है और वो रियलाइज करता है कि ये ह्यूमन बॉडी उसकी डिमोनिक एनर्जी को झेल नहीं पा रही है। वो डिसाइड करता है कि वो उस बॉडी को रिहेबिलिटेट करेगा चाहे कितना भी दर्द हो। एक नए दिन की शुरुआत के साथ स्कूल के ऊपर सूरज निकलता है, जो इंसानी दुनिया में डीमन प्रिंस राक्षस राजकुमार के एडवेंचर्स के एक और चैप्टर की शुरुआत का ऐलान करता है। स्कूल से वापस आते वक्त चश्मे वाला स्टूडेंट अपनी हार्ट से ज्यादा खुशी जाहिर करता है और हैरानी से सोचता है कि उन्हें एक नॉर्मल स्कूल डे बिताए हुए कितना वक्त हो गया है। फिर वो मिन्नो को थैंक्स कहता है, ये मानते हुए कि उसकी वजह से किसी की उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन रविस रुखापन से जवाब देता है, ये कहते हुए कि उसे इन सबकी परवाह नहीं है और उसे सिर्फ लड़ने से मतलब है। अंदर ही अंदर वो अपनी नई मिली डिमोनिक एनर्जी को टेस्ट करने की अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर को मानता है। अचानक पीछे से एक आवाज उसे उसके पूरे नाम युंग मिन्हो से बुलाती है, तो वो और उसका साथी रुक जाते हैं और हैरानी से पीछे मुड़ कर देखते हैं। एक लड़का जो थोड़ा बड़ा लग रहा था उनके पास आता है। उसके साथ वो दो पुलिस बदमाश भी होते हैं जिन्हें रविस ने पिछले दिन हराया था। वो गुस्से भरी आवाज में पूछता है कि क्या उसने उसके छोटे भाई पर हमला किया था। वो बड़ा लड़का जो उन पुलिस का लीडर लग रहा था आगे बढ़ता है और रविस से मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो थोड़ी सी मेंबरशिप फीस के बदले में उसकी हिफाजत कर रहा था, और फिर उससे पूछता है कि इस एहसान का बदला इस तरह चुकाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। रविस की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं क्योंकि उसे इस सिचुएशन में अपनी पावर यूज करने का एक नया मौका दिखता है। तो वो मुस्कुराता है और प्राउडली खुद की तरफ इशारा करते हुए मानता है कि वही मुजरिम है, जबकि उसका दोस्त उसकी इस हिम्मत से डर जाता है। लीडर गुस्से में उसे अपने पीछे आने का ऑर्डर देता है और रविस पूरे जोश और बड़ी खुशी के साथ मान जाता है, जिससे उसके दोस्त में पैनिक मच जाता है, जो उसे एक मुस्कान के साथ खतरे की तरफ चलते हुए देखता है। कहीं और पुलिस का लीडर अपने भाई तैवू को दांतता हुआ दिखता है, उसे याद दिलाता है कि उसने उसे मार खाने से बचने के लिए वार्न किया था। वो नीचा दिखाने वाली टोने में कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो एक कमजोर इंसान से हार कर वापस आया है। तो तैवू दाबे शब्दों में अपने भाई से माफी मांगता है। बड़ा भाई रविस के पास आता है, जो शांति से खड़ा होता है और उससे पूछता है कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, ये क्लेम करते हुए कि अगर वो इसे जाने देगा तो वो एक बुरा बड़ा भाई लगेगा जो अपने भाई की हिफाजत नहीं कर सकता। फिर वो एक अपमानजनक इशारा करता है, अपनी उंगली से रविस के सर को छूटा है। मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसकी माँ ने उसे यही बर्ताव करना और अपने अच्छे दोस्तों पर हमला करना सिखाया है। एक ठंडी और उकसाने वाली मुस्कान के साथ रविस जवाब देता है कि उसने ऐसा ही सिखाया है, जिससे उस बुल्ली को गुस्सा आ जाता है जो उसे सिर्फ एक बदतमीज कमीना समझता है। बुल्ली रविस की हिम्मत पर यकीन ना कर पाने के कारण मजाक उड़ाते हुए हंसता है, लेकिन वो तब हैरान रह जाता है जब वो रविस को एक रहस्यमयी मुस्कान देते हुए देखता है। रविस की आंख लाल रंग में चमकती है जब वो अपने मन में सोचता है कि जो गालियों से उसकी माँ की याद दिलाती हैं वो हमेशा मजेदार और ताकत का जरिया होती हैं। एक तेजी भरे मूव में रविस उस बुल्ली का हाथ पकड़ लेता है जो उसे मारने वाला था और उसे जोर से मोड़ देता है, जिससे बुल्ली भयंकर दर्द से चिल्ला उठता है। जैसे ही बुल्ली दर्द से तड़पता है, राविस अपने ख्यालों में अपनी माँ को याद करता है, उनके लिए अपनी तारीफ जाहिर करता है क्योंकि उन्होंने इंसानी जीव को गालियों का ये तेज जहर उठाने के काबिल बनाया, और फिर बुल्ली के चेहरे पर एक जोरदार पूंछ मारता है। राविस अपनी माँ की सीख को याद करता रहता है, उनकी ये बात याद करते हुए कि फिजिकल वायलेंस मार पीट सिर्फ जिस्म को काबू में रखती है और गालियों से भरी करप्ट आवाज ही आत्मा को खाती है, और ये बेचारे इंसान अपनी गालियों के जरिए डेस्परेशन में उसको पुकारते हैं। फिर वो एक और पूंछ मारता है। बुल्ली का छोटा भाई और उसके दोस्त इस सीन को डर और हैरानी से देखते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि उनके ताकतवर भाई को इस तरह पीटा जा रहा है, जबकि रविस का दोस्त बिल्कुल शौक में खड़ा होता है। हरा हुआ बुल्ली अपने फॉलोअर्स पर चिल्लाता है। हरा ऑर्डर देता है कि चुपचाप खड़े ना रहें और इस कमीने को मार डालें। राविस उस ग्रुप को हमला करने की तैयारी करते हुए देखता है।
खुशी से सोचता है कि उनका एक झुंड के रूप में हमला करना उसके लिए और भी अच्छा है। राविस को एहसास होता है कि बड़ी बुराई का सामना करने के लिए बड़ी ताकत इकट्ठी होती है, और जैसे ही बुलीज उस पर एक साथ हमला करते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उन सबको आसानी से हरा देता है। राविस का दोस्त डर के मारे चिल्लाता है जब वो इस हिंसक लड़ाई को देखता है। लड़ाई खत्म होने के बाद रविस जमीन पर पड़े उन बुलीज के बीच शांति से खड़ा होता है। गहरी सांस लेते हुए वो उस बड़े बुली की तरफ देखता है जो जमीन पर खून खांस रहा होता है। अपनी पावर को आजाद करने के बाद वो फ्रेश और सेटिस्फाइड फील करता है। राविस अपने अंकल के बारे में सोचता है, वो राक्षस जिसने इंसानों को हिंसा दी थी जब उसकी माँ ने कर्सेस बनाए थे, और अब उसे इसके पीछे की समझदारी का एहसास होता है। ये मानते हुए कि हिंसा ही सबसे बेहतर रास्ता है, वो अपने अंकल को साइलेंटली थैंक्स कहता है जबकि उसका दोस्त उसे घबराहट से बुलाता है। तो राविस एक राक्षसी मुस्कान के साथ उसकी तरफ मुड़ता है। इसी बीच एक चूहा जिसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं वहां आता है, जो चुपचाप इस सीन को देखता है। बाद में पता चलता है कि वो चूहा मिशन पर नजर रखने का सिर्फ एक जरिया था। जैसे ही सीन रविस को एक अनजान पार्टी को रिपोर्ट करते हुए दिखाता है, कंफर्म करते हुए कि जो मिशन यूज दिया गया था वो सक्सेसफुली पूरा हो गया है, एक रहस्यमयी इंसान जो एक सिंहासन पर बैठा होता है चूहे के जरिए रविस को देखता है और रविस से बात करता है, अपनी पहचान उसके अंकल के रूप में बताता है जिसके बारे में वो अभी कुछ देर पहले ही सोच रहा था। राक्षसों की दुनिया में एक शानदार पर्सनैलिटी वाला शख्स पथार के सिंहासन पर बैठा होता है, मजे लेते हुए कमेंट करता है कि लगता है उसके भतीजे रविस को उसका तोहफा पसंद आया, जबकि बनी ये सोच रहा होता है कि वो तोहफा कुछ और नहीं बल्कि एक खूनी निशान था जो उसने रविस की आंख में ट्रेडिशनल सीलस्टोन मोहर की जगह प्लांट किया था। फिर वो एक चलक मुस्कान के साथ सोचता है कि रविस कब तक इसे सह पाएगा। रविस के अंकल जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि उस कमीने रविस ने पहले ही पूरी हिल्ट फैमिली को खत्म कर दिया है। बनी ऐड करता है कि रविस हमेशा से एक जिद्दी इंसान था जो सिर्फ वही करके सेटिस्फाई होता है जो उसे पसंद आता है। फिर रविस के अंकल अपने भाई किंग गमादिर की क्रूरता पर कमेंट करते हैं, जो अपने बेटे को इंसानी दुनिया में एग्जाइल देश निकाला करने से एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए, और सोचते हैं कि रविस की जिद को कौन तोड़ सकता है। बनी जवाब देता है कि किंग गमादिर का असूल हमेशा से यही था कि शैतान कमीनों से निपटने का अकेला तरीका उन्हें जोर जबरदस्ती से झुकाना है। अंकल ऐड करते हैं कि इंसानी दुनिया एक ऐसी जगह है जहां डीमन वर्ल्ड के स्टैंडर्ड से भी सबसे भयंकर जुर्म करने वालों को एग्जाइल किया जाता है, और इस दुनिया में खुद को ढलना रविस के लिए आसान नहीं होगा। वो एक मुस्कान के साथ रविस की एक पुरानी याद को ताज़ा करते हैं जब वो छोटा बच्चा था, परेशानियां खड़ी करता था और अपने अंकल को उसे बचाने के लिए बुलाता था। उसे एक छोटे शैतान के रूप में बताते हैं जो जल्दी बड़ा हो गया और परेशानियां पैदा करने लगा। फिर बनी पूछता है कि क्या यही वजह है जिसने उसके अंकल को मैजिक ब्लड स्टोन यूज गिफ्ट में देने पर मजबूर किया। बनी अपने मास्टर बर्कन को इन्फॉर्म करता है कि वो उन पापियों को रिवील करने के लिए तैयार है जिन्हें इंसानी दुनिया में एग्जाइल किया गया था। बरकान उसे एक शैतानी मुस्कान के साथ उन्हें रिवील करने का ऑर्डर देता है। बनी एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि रविस इंसानी दुनिया में आया है तो उसे आखिरकार उन पापियों का सामना करना ही पड़ेगा जो डरावने और अलग अलग रूपों में नजर आते हैं। बनी उन डार्क फोर्सेस को इंसानी दुनिया में आजाद करने की तैयारी करता है। बनी अपना जादू रिलीज करता है जिससे एक डार्क पोर्टल काला दरवाजा बनता है जहां से बुरी आत्माएं बनती हैं। बर्कन डिक्लेयर करता है कि वो बड़ी बेसब्री से आगे क्या होगा इसका इंतजार कर रहा है, और अपने भतीजे रविस को यकीन दिलाता है कि वो असली अंधेरे का अनुभव करने वाला है। इंसानी दुनिया में रविस अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है जहां दोस्त जो भी हुआ उस पार अपनी हार से ज्यादा हैरानी जताता है। हैरानी से सोचता है कि मिन्हो ने तैवू के भाई को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया, और उस सीन को इतना शानदार बताता है जैसे कि वो कोई सिनेमैटिक मूवी हो। राविस छिपाने की कोशिश करता है कि स्पाइसी खाने का उस पर कितना असर हो रहा है, ये दावा करते हुए कि उसकी आंखों में आंसू नहीं बस पसीना है। उसके दोस्त के ये पूछने के बाद कि क्या वो रो रहा है, उसका दोस्त उसे प्यार से डांटता है क्योंकि उसने ज्यादा स्पाइसी लेवल वाला खाना ऑर्डर करने की जिद की थी। लेकिन राविस अपने मन में सोचता है कि एक राक्षस जो नारक से बच्चे, वो राक्षस कैसा। अचानक उसके दोस्त का फोन बजता है और स्क्रीन पर जिंगजी का नाम आता है, और दोस्त अपने चेहरे पर खौफ लिए अपनी जगह पर जम जाता है। दोस्त राविस से बात करते हुए हकलाता है और घबराहट में दावा करता है कि उसे एक अर्जेंट कॉल आया है और वो इसका जवाब नहीं दे सकता। फिर वो माफी मांगता है और राविस को बताता है कि वो पहले जा रहा है और उसे खाना एंजॉय करने को कहता है। दोस्त जल्दी में निकल जाता है और राविस को उसके अजीब बर्ताव के बारे में सोचते हुए अकेला छोड़ देता है। कहीं और एक अंधेरे कमरे के अंदर एक टैटू वाली औरत नजर आती है जो एक बंधे हुए आदमी को एक धारदार हथियार से धमका रही होती है और उसे हिलने से मना करती है। वो उस पर वक्त पर पैसे ना देने का इल्जाम लगाती है, कहती है कि उसने उसका काम बढ़ा दिया है, जबकि दीवार पर उन दूसरे विक्टिम्स की फोटोज नजर आती हैं जिनका भी वही अंजाम हुआ था। औरत उस आदमी के चेहरे पर एक निशान का टैटू बनाकर अपना काम खत्म करती है, फिर मजाक उड़ाते हुए कमेंट करती है कि उसकी स्किन जरूर अच्छी होगी क्योंकि टैटू अच्छी तरह सेट हो गया है। उसी वक्त
एक बड़ा आदमी कमरे में आता है और जी नाम की उस औरत को बताता है कि वो उस शख्स को ले आया है जिसे उसने बुलाया था। रविश का दोस्त डर से कांपता हुआ नजर आता है तो जाय ही गुस्से से उसे देखती है और उसके लेट आने का रीजन पूछती है। फिर मजाक उड़ाते हुए उसे ये देखने के लिए इनवाइट करती है कि उसने क्या किया है। जी उस दोस्त का चेहरा जोर से पकड़ती है और उसे उस टॉर्चर किए गए आदमी को देखने के लिए मजबूर करती है। उसे ऑर्डर देती है कि वो अपनी आंखें बड़ी करके खोल ले और इस सीन को ध्यान से देखे। जी राविस के उस डरे हुए दोस्त से पूछती है कि क्या उसे एहसास है कि उसके सामने उस टॉर्चर हुए आदमी के लिए इस डरावने सीन का क्या मतलब है। फिर वो उसे बेरुखी से समझाती है कि जो वो देख रहा है वो उस आदमी को अपना उधार न चुकाने की सजा है, उसे एक छोटा चोर बताते हुए जिसे अपने किए की सजा मिल गई। उसके बाद जाय ही अपना डर लिमसियोन नाम के लड़की की तरफ मोड़ती है और एक खतरनाक आवाज में उससे उनके बीच किए गए वादे को पूरा करने की प्रोग्रेस के बारे में पूछती है। सियोन बचने की कोशिश करता है, हकलाते हुए कहता है कि उसके रास्ते में कुछ अनजानी रुकावटें आ गई हैं। जाही उसके कमजोर बहाने पर गुस्से से भड़क उठती है, उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वो मजाक कर रही है। फिर उसे जोर से जमीन पर धक्का दे देती है और उसके चेहरे पर चिल्लाती है। उसकी इस बात को न समझने पर दांतती है कि वो उससे क्या मांग रही है। डर और बढ़ जाता है जब वो उसे पकड़ लेती है और टैटू मशीन को उसके हाथ के पास ले आती है। सोचती है कि क्या उसे उसके हाथ के पिछले हिस्से पर अपने शब्द गॉड देने चाहिए ताकि उसे समझ आ जाए। लड़का भयंकर डर से चिल्लाता है, उससे रुकने की भीख मांगता है। तो वो उससे डरावनी शांति वाली आवाज में कहती है कि वो उसकी बात ध्यान से सुने। वो उसे बताती है कि ये आखिरी मौका है जो वो उसे दे रही है। फिर वो जमीन पर पड़े आदमी की तरफ इशारा करती है, उसे वार्न करती है कि वो भी इसी हालत में आना नहीं चाहेगा। वो अपना आखिरी ऑर्डर देती है कि वो ठीक वही करे जो उसने उससे करने को कहा है और शूरे करें कि वो जल्द से जल्द तैयार हो जाए। उसी रात बाद में लिमसियोन अपने कमरे में अपने कंप्यूटर के सामने बैठा होता है, अपने अंदर चल रही कश्मकाश में सोचता है कि क्या उसे वो काम खत्म करना सही रहेगा जो उससे कहा गया है। लेकिन उसे एहसास हुआ कि जिंजी उस पर रहम नहीं करेगी अगर उसने ऐसा नहीं किया। वो अंधेरे में काम करता रहता है, डर और धमकी के बोझ ताले अपना मिशन पूरा करने के लिए मजबूर होता है। इस बीच रविस अपने पेट में तेज दर्द के साथ अपने बेड पर उठता है, झुंझलाते हुए सोचता है कि क्या इसी को लोग फिजिकल एंड्योरेंस, शारीरिक सहन शक्ति कहते हैं। उसे लगता है जैसे उसका पूरा शरीर टूट रहा है और उसका कंधा उस नॉर्मल सी लड़ाई के असर से अपनी जगह से खिसकने ही वाला है। इस हार्ट से ज्यादा कमजोर इंसानी शरीर पर गुस्से से उबालते हुए वो उठता है और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ एथलेटिक एक्सरसाइजेस, कसरत करना शुरू कर देता है। खुद को कंफर्म करता है कि वो राविस बंदी का इस जैसी छोटी सी बात की वजह से टूटेगा नहीं। वो खुद को अपनी आखिरी लिमिट्स तक पुश करता रहता है। चिल्लेट हुए कहता है कि वो इस मामूली से शरीर को सुधार लेगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े और चाहे कितना भी दर्द हो, वो कभी हार नहीं मानेगा। अगले दिन स्कूल में लिमसियोन अपने हाथ में एक छोटी सी डिवाइस पकड़े हॉलवे में चलता है। वो डिवाइस पर एप्लीकेशन देखता है और अपने मन में सोचता है कि मामला बहुत ज्यादा खतरनाक है। जाए ही के आखिरी शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं जहां उसने उसे शोर करने का ऑर्डर दिया था कि सब कुछ रेडी रहे। वो कंफ्यूज खड़ा रहता है, निराशा से सोचता है कि इस मुश्किल हालत में उसे क्या करना चाहिए। रविस अचानक उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसकी सोचों को तोड़ता है, जिससे वो डर के मारे उछल पड़ता है और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकाल जाती है। राविस शांति से उससे इस सारी घबराहट और हैरानी का कारण पूछता है। वो एक पाल के लिए मिन्हो की मदद मांगने के बारे में सोचता है, लेकिन वो तुरंत अपने इस आइडिया से पीछे हट जाता है, ये रियलाइज करते हुए कि मिन्हो चाहे अब कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका जिंजी और उसके गैंग के साथ शामिल होना एक बहुत ही खतरनाक मामला होगा। इसके बजाय वो निराशा में रविस का सहारा लेता है, ये तय करके कि वो अपने दोस्त को इस प्रॉब्लम में फंसने नहीं देगा। और उसी वक्त रविस को एक अजीब और जानी पहचानी महक आती है। जैसे ही वो इस महक के सोर्स के बारे में सोचता है, जो उसने पहले भी सूंघी होती है, एक ऑरेंज बालों वाली लड़की उनके सामने लड़खाती है और अचानक जमीन पर गिर जाती है। सान चिल्लाता है और उस लड़की को सियोंगी के नाम से बुलाता है, जबकि आसपास के स्टूडेंट्स चिंता से उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। वो जल्दी से उसके बगल में घुटनों के बल बैठ जाता है, चिंता से उससे पूछता है कि क्या वो बीमार है। लड़की बहुत बुरी तरह खांसने लगती है, फिर उल्टी करती है और जमीन पर कांपने लगती है, जिससे उसके आसपास सब लोग डर और शौक में पड़ जाते हैं। रेविस इस सीन को पूरे फोकस के साथ देखता है और उसकी आंख लाल चमक उठती है। उसे तुरंत एहसास होता है कि जो वो देख रहा है वो डिमोनिक एनर्जी है और वो हैरानी से सोचता है कि एक इंसान के पास ऐसी एनर्जी कैसे हो सकती है। एक आदमी जमीन पर पड़ी लड़की की तरफ भाग कर आता है। सियोंग ही की चिंता में चिल्लेट हुए पूछता है कि उसे क्या हो रहा है। जैसे ही वो उसे जगाने की कोशिश करते हुए अपनी पीठ पर उठाता है, वो उसे तुरंत क्लिनिक ले जाने का डिसाइड करता है।
जैसे ही वो लोग पस से गुजरते हैं। रवि इस लड़की की कलाई पर एक अजीब सा टैटू देखता है जो उसका ध्यान तेजी से अपनी तरफ खींच लेता है। फिर शौक के मारे उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि वो टैटू कुछ और नहीं बल्कि हिल्ट फैमिली का निशान है जिसे उसने खत्म किया था। वो गुस्से से सोचता है कि ये निशान एक इंसान की बॉडी पर कैसे हो सकता है। गुस्से से जलती आंखों के साथ वो डिसाइड करता है कि उसे खुद इस रहस्यमयी मामले की जांच करनी होगी। बाद में रविस अपनी पहचान छुपाने के लिए हुडी पहनकर क्लिनिक रूम की तरफ छुपके से जाता है, लेकिन एक नर्स या गार्ड उसे दरवाजे पर रोक लेती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो सियोंगी का दोस्त है और उसे सख्ती से बताती है कि उसे आराम की जरूरत है और अभी किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। एक ठंडी नजर और चमकती लाल आंख के साथ रविस रहस्यमयी शब्द फुसफुसाता है। अपनी डिमोनिक पावर का उसे करके उसे सब कुछ भुला देता है। नर्स अपनी जगह पर जम जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती हैं, जो इस बात का इशारा है कि वो उसके जादू के असर में आ चुकी है। वो कोमा जैसी हालत में कमरे के बाहर सीट पर शांति से बैठ जाती है, जबकि राविस बिना किसी रुकावट के अंदर चला जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि थोड़ी सी डिमोनिक एनर्जी के साथ भी इस लेवल की एबिलिटी पॉसिबल है, लेकिन इसका असर शायद टेम्पररी ही रहेगा। लड़की जिसे होश आ चुका था उसकी मौजूदगी से हैरान हो जाती है और उससे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछती है, तो वो उसे एक धमकाने वाली आवाज में जवाब देता है। उससे पूछता है कि नारक के नाम पर आखिर वो है कौन। वो गुस्से में उसके मुंह पर चिल्लाती है। उसके अचानक उसके कमरे में घुस आने पर सवाल उठाती है। एक तेजी भरे मूवमेंट में रवि जोर से उसकी कलाई पकड़ लेता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाती है और उसे गालियां देती है। वो उसे क्लियरली वो टैटू दिखाता है और गुस्से से अपना सवाल दोहराता है कि एक आम इंसान के हाथ पर हिल्ट फैमिली का निशान आखिर क्यों है। वो उसे गुस्से से जवाब देती है, उसकी बातों को ऐसी बकवास बताती है जिसका कोई मतलब नहीं है। फिर रविस अपना पर्पल डिमोनिक ऑरा दिखाता है, उसे वार्न करता है कि अगर उसने उसे सच नहीं बताया तो उसे और भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। फिर वो उसके पास आता है और उसकी आंखें एक डरावनी लाल चमक के साथ ग्लो कर रही होती हैं और वो उससे आखिरी बार उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। लड़की उसके चेहरे को देखते हुए खौफ से जम जाती है, ये एहसास करते हुए कि वो एक ऐसी हस्ती के सामने है जो उसकी सोच से भी परे है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा और डरावना राक्षस का रूप बन जाता है, तो लड़की पूरी तरह पैनिक की हालत में चिल्लाती है और सोचती है कि क्या वो एक राक्षस है। उसका शौक और बढ़ जाता है जब उसे अपने सामने खड़े शख्स की सच्चाई का एहसास होता है। जब वो हकलाते हुए बोलती है, रविस उसे सख्ती से सच बताने का ऑर्डर देता है। वो रोते हुए उसे बताती है कि वो वाकई कुछ नहीं जानती और जाही का नाम लेती है। वो उसे समझाती है कि जी ने उससे कहा था कि अगर वो उसका गैंग ज्वाइन करना चाहती है तो ये टैटू करवाना जरूरी है, और उसने उसे वेट लॉस पिल्स, वजन कम करने की गोलियां भी दी थी। जब वो उसकी बाह पकड़ता है, रविस को उसमें से आती हुई एक हल्की सी महक आती है। वो तुरंत कंफर्म करता है कि ये महक उसने डीमन वर्ल्ड में पहले भी सूंघी हुई है। यादें उसे अतीत में ले जाती हैं, जहां वो एक छोटे लड़के के रूप में डीमन वर्ल्ड के एक महल में एक गहरे कुएं की तरफ चल रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसे बुलाती है। वो मुड़कर देखता है तो वहां बनी होता है, जो उसे बताता है कि ये एक माना की हुई फॉरबिडन जगह है। छोटा राविस मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराता है और बनी को इतना डरपोक न बनने को कहता है, जिससे दूसरे को गुस्सा आ जाता है। बनी विरोध करता है कि वो डरता नहीं है बल्कि बस सजा नहीं पाना चाहता। तो राविस रुखापन से जवाब देता है कि तो उसे चले जाना चाहिए। फिर वो बिना किसी परवाह के उस फॉरबिडन एरिया की तरफ अपना रास्ता आगे बढ़ाता है। बनी शुरू में रविस के साथ आने से माना करता है, लेकिन बाद में बेमन से उसके पीछे जाने का तय करता है और अपने इस फैसले को ये कहकर से ठहराता है कि कोई नहीं जानता कि अगर छोटे राजकुमार को अकेला छोड़ दिया गया तो वो कैसी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, और वो अंधेरे कॉरिडोर्स में उसके पीछे चलता है। बनी चिंता से सोचता है कि रवीस की इस मना की हुई जगह में कहाँ तक आगे बढ़ने की नीयत है। दोनों उस महल की गहराइयों में चलना जारी रखते हैं, तो बनी उसकी अटेंशन पाने के लिए रवीस को बुलाता है। रवीस एक ठंडे तंज भरे लहजे में जवाब देता है कि वो ये नहीं जान पाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसने अभी तक उसे कुछ बताया ही नहीं है। तो बनी शर्माइंदगी से अपना गला साफ करता है। बनी उसे बताता है कि इस अंधेरी जगह पर उनकी मौजूदगी ने उसे उन लोगों की एक पुरानी कहानी याद दिला दी है, जिनकी आंखें दूसरी जातियों की लिमिट से भी आगे देख सकती हैं। वो समझाता है कि जैसा कि वो समझ पाया, दो तरीके हैं जिनसे ये लोग अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। या तो वो कुछ बहुत ज्यादा चमकदार चीज देखने की वजह से अंधे हो जाते हैं, या ऐसी अंधेरी जगह में कुछ भी न देख पाने की वजह से उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। फिर वो अचानक चुप हो जाता है। रवि से उसे चुप रहने का इशारा करता है और फुसफुसाते हुए कहता है कि आसपास कुछ है। वो एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं और जमीन पर एक पीला हाथ देखते हैं, जिसमें से एक ऑरेंज रंग का चमकता हुआ फूल निकल रहा होता है।